प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है टीचिंग परीक्षा में। आज की जबरदस्त विज्ञान की सेशन पर, जहां पर मैं कुलदीप सर आप सभी को वेरी वेरी एंड वेरी गुड इवनिंग करता हूं। सभी लोग तैयार है? सभी लोग तैयार है? चलिए सभी लोग एक बार बोल देंगे जी हाँ। आज की सेशन के सभी क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ कर भाई साहब ऐसे फेंक देंगे आज, ठीक है? तो जी बिल्कुल, तो सभी लोग तैयार है, बहुत बढ़िया। और आपका डिस्कशन भी बहुत बड़ा, बेगूसराय पटना, चलिए कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट को, ठीक है? पर टेस्ट के पहले जिन बच्चों ने अभी तक कोई भी कोर्स नहीं लिया है और जिनको लगता है कि उनकी पढ़ाई भाई साहब अधूरी है, और वो उस अधूरी पढ़ाई को अगर आप पूरा करना चाहते हो, तो एक बहुत ही शानदार ऑफर हम टीचिंग परीक्षा की ओर से आप सभी बच्चों के लिए लाए हैं, जहां पे बीपीएससी टीआरई 3 वाले जो बच्चे, उनको लगभग 70% ये मेगा ऑफर चल रहा है मानसून का, ठीक है? उसी तरह से बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए 50% ऑफर दे रहे भाई साहब, मानसून का चल रहा है ऑफर। लूट लो वाला काम है, तो सभी लोग लूट लो और अपनी तैयारी भाई साहब और मजबूत कर लो, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन को। पहले क्वेश्चन के साथ टेस्ट शुरू हो रही है। टेस्ट नंबर 4 कितने? टेस्ट नंबर 4 आपके लिए ये रही। चलिए सभी लोगों के लिए पहला क्वेश्चन ये रहा, सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे और भाई साहब जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। और नीचे नीचे भाई साहब देखिए, यहां पे जो है एक चल रही है ऐड, और वहां पे एक और आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि हाँ, जी हाँ, क्योंकि मैं हैप्पी इसलिए मैं बताता हूं क्योंकि जिस तरह से आप डिमांड कर, मैं भी डिमांड कर रहा था कि सर बड़ी मैराथन लेनी है, और बड़ी मैराथन का आज सूरज निकल कर आया है, जो शाम को निकलने वाला है कल ठीक 7 बजे। कल ठीक 7 बजे, फिर से बता रहा हूं सभी को, कल ठीक 7 बजे शाम को पीएम टू भाई साहब 12 AM तक, एएम माने कि रात के 12 बजे तक, कल बहुत बड़ी साइंस की मैराथन लगने वाली है। जिसकी साइंस की मैराथन लगने वाली है, और पिछले 2 महीने में जितने भी क्वेश्चन हमने रिवाइज किए, उन सभी के सभी क्वेश्चन का निचोड़ जो है वो कल हम देखने वाले हैं इस समय के ऊपर। तो जो भी महिलाएं हैं, गृहिणी है, जो उनको घर के काम करने पड़ते हैं, जो भी पुरुष वर्ग है जो काम के ऊपर जाते हैं, सबको एक निवेदन है कि आपके काम जो है पहले ही भाई साहब निपटा के रख दीजिए, और खाना खा के अच्छे से बैठकर पढ़ाई के लिए तैयार होके रहेंगे, ठीक है जी? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो आज के पहले सेशन का हमने शुरुआत कर लिया है। सभी लोगों ने आंसर, जी हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी के सभी क्वेश्चन रहेंगे कल, ठीक है? आपकी डिमांड के हिसाब से। और जैसे ही आपका हमारा आज का सेशन हो जाएगा, उसके बाद और अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर डिफिकल्टी लग रही है या उसके ऊपर लग रहा कि और क्वेश्चन लेना चाहिए, उन टॉपिक्स को आज ये सेशन खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। क्लियर है? चलिए तो शुरुआत करते हैं आपके पहले क्वेश्चन को। लगता है कि इसका आंसर जो है आप सभी ने दे दिया है। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा। बहुत बढ़िया, ये हो गया पहले नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग टेस्ट भी सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि ये टेस्ट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो लोग भाई साहब लाइव होते हैं, क्योंकि कुछ समय के बाद वो टेस्ट की लिंक जो है वो एक्सपायर हो जाती है। तो जैसे ही हमारा सेशन हो जाएगा, उसके लगभग 1 या 2 घंटे तक वो लिंक एक्टिवेट रहती है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाती है। तो जो भी बच्चे लाइव आते हैं उनका एक फायदा है, एक एडवांटेज है कि उनको पढ़ाई के साथ साथ तुरंत टेस्ट भी सॉल्व करने को मिल जाती है। क्लियर है? चलिए ले लीजिए आपके लिए हमारी जो मैम है, ठीक है, पोल वाले मैम है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने आपके लिए पोल भी लगवा दिया। बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर करेंगे जी। Which of the following is the instrument used in submarines to view the objects above the sea level? इसका आंसर मुझे लगता है सभी लोगों ने दे दिया है। इसका आंसर है आपका पेरिस्कोप। और सभी लोग मुझे पेरिस्कोप कौन से सिद्धांत के ऊपर काम करता है ये भी लिख देंगे। ये काम करता है आपका रिफ्लेक्शन के ऊपर। किसके ऊपर? परावर्तन के ऊपर काम करता है, यह आपको ध्यान में रखना है। रिफ्लेक्शन के सिद्धांत के ऊपर काम करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? हाँ, पोल वाले मैम को थैंक थैंक बोल दो सभी लोग, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आगे बढ़ते, चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन करता है। फर्स्ट
आज बड़ी सेशन लेने वाला हूं, लगभग 1.5 घंटे तक हमारी वैसे भी आज की सेशन रहेगी, और कल तो भाई साहब बड़ी बड़ी रहने वाली है। ठीक है जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सभी लोग आंसर दे रहे फटाफट। इसका आंसर क्या रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? नॉट बोला है, वेक्टर माने कि एक सदिश नहीं, अदिश राशि के बारे में पूछा गया है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे और कोई भी गलत नहीं करेगा, क्योंकि आप सभी को बता दूं, ये सदिश और अदिश राशियां आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होती है। होती है कि नहीं होती है? होती है ना, सभी को पता है, तो कोई भी गलत नहीं करेगा। अदिश राशि के बारे में पूछा गया है, और मुझे लगता है कि इसका आंसर कोई भी गलत नहीं करेगा। इसका आंसर है आपका वर्क। वर्क माने कि कार्य, कार्य। उसके बाद जो आपकी ऊर्जा होती है, जिसे हम एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी और वर्क, ये भाई साहब दोनों भी जो है, ये आपकी अदिश राशियां है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये कैसी आपकी अदिश राशियां है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है, किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है जी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर दे दिया है। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, चौथे नंबर का क्वेश्चन। यहां पे फॉल्स माने कि असत्य कथन, जो कि गलत है स्टेटमेंट, वो पूछा गया है। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे अभी तुरंत। बहुत बढ़िया, फास्ट आंसर कीजिए। बोला ना, गोली की रफ्तार से चलना है, अभी धीरे धीरे नहीं बढ़ना है, बिल्कुल गोली की तरह बढ़ना है, फास्ट, बिल्कुल। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल बिल्कुल है। ये सभी उस विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए जो विज्ञान की पढ़ाई करके एग्जामिनेशन क्रैक करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अभी अभी मैंने आपको बोला था, यहाँ पे असत्य कथन है। डिस्प्लेसमेंट अगर 0 होता है तो वर्ग भी आपका 0 हो जाएगा। वर्ग जो है निगेटिव भी रह सकता है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रहेगा। वर्ग माने कि कार्य जो है भाई साहब ऋणात्मक रह सकता है। वर्ग की इकाई क्या रहेगी? जूल रहेगी। ये भी आपका सत्य कथन है। पूछा गया है असत्य कथन कौन सा है, तो ये रहा आपका वेक्टर। यहाँ पे चाहिए आपका स्केलर क्वांटिटी, जो अभी अभी हमने देखा है। तो आपका रहेगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। सबका सही है? सभी ने क्लियर किया है? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके लिए 5th नंबर का क्वेश्चन, 5वें नंबर का क्वेश्चन। चलिए, फास्ट आंसर करेंगे सभी लोग। आज का टारगेट 2000 और 2000 है। 2000 मतलब 2000 प्लस बच्चा लाइव, और 2000 कम से कम अपने लाइक। क्लियर है? चलिए, एक बार सभी लोग लाइक और शेयर भी कर देंगे फास्ट। एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे ही आप लाइक और शेयर करते तो हमें और एनर्जी आ जाती है। वही तो स्रोत है हमारा एनर्जी का, ऊर्जा का। ठीक है, आपको खाना खाना पड़ता है, हमें लाइक और शेयर खाना पड़ता है। चलिए, विच ऑफ दिस इज द एनर्जी कन्वर्शन दैट हैपेंस इन द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी ऊर्जा का कौन से ऊर्जा में परिवर्तन होता है? चलिए, फास्ट फास्ट आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर रहेगा आपका लाइट एनर्जी का केमिकल ऊर्जा में, माने कि रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। और बहुत सारे लोगों ने एग्जैक्टली करेक्ट किया है। और सभी लोग मुझे बताएंगे यहाँ पे क्या बनता है। इस पे बनता है आपका ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। C6H12O6 बनता है। और इसमें रॉ मटेरियल किसको इस्तेमाल किया जाता है? वो होता है आपका H2O प्लस CO2 को इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में यहाँ पे आपका सन रेज, मान की जो सूरज है भाई साहब, वो भी आपकी ऊर्जा उसको देता है, और वो कन्वर्ट किया जाता है आपका ग्लूकोज में। यह आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। 6वें नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा। और सभी लोगों को फिर से एक बार याद दिला दूं, जैसे अपना क्लास हो जाता है उसके बाद तुरंत कमेंट बॉक्स में एक लिंक आ जाती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो लाइव बच्चे आते हैं उनको ही मिलती है। तो ये फिलहाल आप याद रखिएगा कि कुछ बच्चे बाद में क्लास अटेंड करते हैं, तब तक जो लिंक है भाई साहब वो जो है चली जाती है। ठीक है, चलिए इसका आंसर करेंगे। व्हाई डज अ कैनन रिकॉल आफ्टर फायरिंग? तोप का गोला देखा होगा ना आपने, अंग्रेजों के जमाने में तोप का गोला देखा होगा। जैसे ही तोप वो गोला फेंकती है भाई साहब, वो जो तोपें पीछे आ जाती है,
उसे बोला जाता है रिकॉइल। क्या बोला जाता है? रिकॉइल बोला जाता है, पीछे हटना। तो वो किसके वजह से होती है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए फास्ट, तुरंत तुरंत आंसर करेंगे, तुरंत तुरंत। बहुत बढ़िया, सभी लोग बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं सी 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 सी। बहुत बढ़िया। न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, जिसे बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, माने कि एक्शन रिएक्शन पेयर। माने कि एक्शन करोगे तो भाई साहब रिएक्शन भी मिलने वाली है। चलिए, उसके बाद आपका रॉकेट, रॉकेट साइंस पता है ना? रॉकेट के पीछे आग लगा दो भाई साहब, ये भग जाता है। रॉकेट के पीछे आग लगा दो, ये भग जाता है। आपने एक्शन कौन से की? आग लगाने की। रिएक्शन कौन सी हुई? वो भग गया। पीछे से गैस निकलती है ना, वो एक्शन और रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, छठवें 7वें नंबर का क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने कल एज ए होमवर्क करके आपको दिया था, अगर आपको याद है, याद होगा। सभी ने आंसर दिया था और करेक्ट आंसर था सभी का। अब मैंने इसको थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया, यहां पे मैंने उनका अनुपात पूछा है। आप सभी को पता है एक्वा रेजिया जो होता है भाई साहब, आपका कॉन्संट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है। किसका होता है जी? HCl का और HNO3 का आपका मिश्रण होता है। और इसका अनुपात क्या रहता है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, गजब, बहुत बढ़िया। सभी को आंसर दे दिया भाई साहब। ये रहेगा आपका 3:1। 3:1 का मतलब क्या है? HCl रहेगा आपका लगभग 75% और HNO3 रहेगा आपका 25%। ये परसेंट में भी आपको याद रखना है। अगर बीपीएससी वालों ने पूछ लिया कि एक्वा रेजिया में भाई साहब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका परसेंटेज कितना होता है, तो उसका आंसर सभी लोग मुझे लिख के बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बताइए, सभी लोग मुझे बताएंगे कि एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड परसेंट में कितना होता है? वो होता है 75%। कितना होता है? 75%। क्वेश्चन को मोड़ के रखना है, कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले भाई साहब आंसर आना ही चाहिए। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। 7 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 8वें नंबर का क्वेश्चन, हेवी वाटर। आपको बता दो भाई साहब, ये आइसोटोप वाला, जो आइसोटोप वाला टॉपिक है ना, जिसे हम समस्थानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। यह आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आने के जो आसार है वो बने हैं। बादल गरज रहे हैं, बारिश आने वाली है। क्लियर है? जी हाँ, इसके बादल बने हुए हैं और हो सकता है कि आपके जिस दिन एग्जाम रहे उस टाइम पे शायद इसके 2-3 बूंद गिर जाए और उस बूंदों को आपको पीना है, अच्छे से पी लो। बता दो इसका आंसर क्या रहेगा? चलिए बताइए। हेवी वाटर माने क्या होता है? भारी जल। भारी जल मतलब उसको तराजू में नहीं गिनना है। इसका रहेगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या रहेगा? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और इसका फार्मूला भी सभी लोग लिख देंगे, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है? और ये ड्यूटेरियम क्या है? कोई बता सकता है ये ड्यूटेरियम क्या है जी? कोई तो हो बंदा, कोई तो हो सिकंदर जो बता सके कि ये ड्यूटेरियम नहीं क्या है। चलिए बताइए, ये ड्यूटेरियम क्या है? बारिश हो रही है, चलो कोई बात नहीं, बारिश पी लो, इसको पी लो, जो बता रहा हो पी लो। ठीक है, बाहर मत निकालो, बस हो गया। हाँ, ड्यूटेरियम क्या है? ड्यूटेरियम बताइए जी। बहुत बढ़िया, ये एज ए मॉडरेटर करके काम करता है। मॉडरेटर करके काम करता है। और ये क्या है जी? ये भाई साहब आपका हाइड्रोजन का आइसोटोप है। ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। इसमें कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं? चलिए बताइए, कितने प्रोटॉन और कितने, जी हाँ बताइए, सभी लोग बताएंगे। मॉडरेटर मतलब मध्यक, मध्यक के साथ में काम करता है। कितने प्रोटॉन? इसमें भाई साहब एक प्रोटॉन रहता है। और कितने न्यूट्रॉन होते हैं जी? एक न्यूट्रॉन होता है। माने कि इसका इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, बराबर है। एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास कितना होता है जी? वो होता है आपका 2। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ट्रिटियम में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहेंगे। क्लियर है सभी को? जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखने हैं। ये हो गया आपके 8वें नंबर का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन। चलिए, इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग पटाख से।
देखते हैं इसका आंसर कौन करता है। Which of the following substances is used as a substitute for the chlorine in bleaching? आप सभी को पता है ब्लीचिंग के बारे में मैंने आपको कल बताया था, क्लोरीन गैस एज ए ब्लीचिंग एजेंट करके इस्तेमाल की जाती है। ब्लीच करना मतलब क्या होता है, रंग देना, रंग को उड़ाना, बराबर है। तो क्लोरीन के जगह पे हम किसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने कल आपको थोड़ी सी हिंट दे दी। कल मैंने इसके बारे में थोड़ी सी हिंट आपको दी थी कि ब्लीचिंग पाउडर की जगह पे मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूं। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे तुरंत, बहुत बढ़िया। देखिए यहां पे कुछ लोग जो है गलती कर रहे हैं, कुछ लोग यहां पे गलती कर रहे हैं, तो सबको बता दूं ब्लीचिंग पाउडर के जगह पे आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इस्तेमाल कर सकते हैं। किसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी ये भी एक प्रकार का ब्लीचिंग एजेंट होता है। जिसे हम बोलते हैं विरंजन। क्या बोलते हैं जी, विरंजन बोलते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये भी विरंजन करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके जगह पे जी, ब्लीचिंग पाउडर के जगह पे। आपको क्लियर हो गया, यहां पे आपको याद रखना है इसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें नंबर का क्वेश्चन। हाँ चलिए बताइए, फर्मेंटेशन माने कि किण्वन की प्रक्रिया होती है, ये भाई साहब कौन से प्रकार की प्रक्रिया होती है। चलिए फास्ट सभी लोग आंसर करेंगे, फास्ट, तुरंत तुरंत एकदम तेजी से बढ़ना है आगे, रुकना नहीं है। आज 1.5 घंटे का क्लास है और जैसे कि आपने थंबनेल दिखा है, कम से कम 100 क्वेश्चन हमें करना है। चलिए फास्ट सभी लोग इसका आंसर करेंगे। क्या रहता है जी, देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन माने के भाई साहब जहां पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है, और एनएरोबिक का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बराबर है। उसके बाद एक्सोथर्मिक माने पे जहां पे ताप माने की उष्मा बाहर निकलती है, और ट्रांसपिरेशन का मतलब पता है आप सभी को क्या होता है जी, जो पानी होता है उसका बाष्पीकरण होना है, भाप में कन्वर्शन हो जाना है, ठीक है। तो आप सभी को पता है ये फर्मेंटेशन की क्रिया कौन करता है बताइए, ये किया जाता है आपकी ईस्ट के द्वारा। बाकी भी लोग करते हैं, नहीं करते ऐसा नहीं है। इसे हम बोलते हैं खमीर। क्या बोलते हैं, खमीर। ये क्या करती है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन करती है, जिसे हम बोलते हैं अवायवीय श्वसन। क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन करते हैं, जिसमें कि आपको ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता है, और इसमें आपको क्या मिलता है, इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और साथ में भाई साहब आपको अल्कोहल, उस अल्कोहल का नाम है आपका इथेनॉल मिलता है। क्या मिलता है, इथेनॉल मिलता है। और सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये ईस्ट जो है, खमीर जिसे बोलते हैं, ये कौन से ग्रुप से आती है, ये कौन से ग्रुप से आती है, कौन से ग्रुप को बिलोंग करती है। इसका आंसर है आपका फंगी। फंगी माने की कवक। और कवक जो होता है भाई साहब, इसका पोषण पोषण करने का कौन सा प्रकार होता है, ये होता है आपका मृतजीवी होते हैं। कैसे होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, जिसे हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक। क्या बोलते हैं जी, सैप्रोफिटिक बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और भाई साहब लगभग हमने 10 क्वेश्चन के आंसर यहां पे देख लिए। क्लियर हो गया है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 11वें नंबर का क्वेश्चन, चलिए इसका भी आंसर कर देंगे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, परागन मान की जिसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन मतलब क्या होता है। चलिए फास्ट, बहुत बढ़िया, इसका भी आंसर कर देंगे तेजी से। इसका आंसर क्या रहने वाला है, एक कल ऐसे ही पढ़ाई शुरू थी और अचानक से पता है क्या, एक शायरी मेरे दिमाग में आई थी। शायरी सुनाऊं, बहुत बढ़िया थी, मेरा बहुत मन कर रहा है कि आपको वो शायरी सुनाओ, ठीक है। बड़ा ही गहरा मीनिंग है उसमें। देखिए, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर आप कोशिश भी ना करें भाई साहब, ये तो बड़ी गलत बात है।
क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर शायरी पसंद आई है तो एक बार लाइक ठोक दो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, इसका भी आंसर कर देंगे। सभी लोगों ने आंसर कर दिया, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है। चलिए, उसको मीनिंग को भी जीवन में उतारना है, वाह 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 वाह, ठीक है। चलिए 12वें नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसका भी आंसर कर देंगे। कोलीफॉर्म जिसे बोलते हैं, कोलीफॉर्म मतलब क्या होता है आपको बता दो। कोलीफॉर्म जो है भाई साहब एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रकार के जीवाणु, माने कि जिसे बोलेंगे हम बैक्टीरिया, वो होते हैं। और ये इनको ही भाई साहब हम प्रोबायोटिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोबायोटिक्स बोलते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही क्लास करनी चाहिए, मजेदार, इंटरेस्टिंग, थोड़ी मजा भी आनी चाहिए, नहीं तो नींद आ जाती है क्लास करते करते, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, सभी लोग आंसर करेंगे जी। इसका आंसर क्या रहेगा? सभी लोग ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ द एनिमल, ठीक है। यह आपका सही उत्तर रहेगा, यह आपका सही उत्तर रहेगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए 13वें नंबर का क्वेश्चन, 13वें नंबर का क्वेश्चन, 13 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। यकृत एवं मांसपेशियां जो होती है हमारे ह्यूमन बॉडी में, उसे ऊर्जा कौन से रूप में जमा की जाती है? चलिए, एनर्जी स्टोर्ड इन अ लिवर एंड द मसल्स इन विच फॉर्म? चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इरशाद, इरशाद, क्या बात है। इसका आंसर करेंगे फास्ट। सभी लोग इसका आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर क्या रहेगा इसका? चलिए बताइए। एनर्जी स्टोर्ड इन द लिवर एंड मसल, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने इसका आंसर कर दिया जी, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इसका सही रूप रहेगा। ग्लाइकोजन के रूप में भाई साहब जो भी ऊर्जा होती है वो स्टोर की जाती है। इसके बारे में थोड़ा बता दूं, हमारे रक्त में या जो भी है एक्स्ट्रा एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म में होती है, जिसे बोलते हैं हम शुगर। क्या बोलते हैं? शुगर। और एक हार्मोन होता है, उस हार्मोन का सभी लोग मुझे नाम बताएंगे। वो कौन सा हार्मोन है जो आपकी पैंक्रियाज, पैंक्रियाज माने कि अग्नाशय बनाती है, जो कि क्या करती है जी, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है। किस में कन्वर्ट करती है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है। सभी लोग उसका नाम बताएंगे, बहुत बढ़िया। उसका नाम क्या है जी? उसका नाम है भाई साहब ग्लूकागॉन। क्या नाम है उसका? ग्लूकागॉन या इंसुलिन? चलिए बताइए, ग्लूकागॉन या इंसुलिन? ग्लूकागॉन या इंसुलिन? देखिए यहां पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, कोई ग्लूकागॉन बोल रहा है, कोई इंसुलिन बता रहा है। इंसुलिन का नाम पता है? इंसुलिन क्या करता है? शुगर को कम करता है, शुगर को कम करता है। शुगर को कैसे कम कर सकता है वो बताइए। एक तो वो सेल के पास भेजेगा, नहीं तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है भाई साहब वो लीवर में स्टोर करता है। तो ग्लूकागॉन का क्या करता है? ग्लूकागॉन भाई साहब शुगर लेवल बढ़ाता है। क्या करता है? ये ग्लूकागॉन जो है ये शुगर लेवल बढ़ाता है, शुगर लेवल बढ़ाता है। और इंसुलिन क्या करता है? शुगर लेवल को कम करता है, शुगर को कम करता है। आपका आंसर हार्मोन इंसुलिन रहेगा। क्या रहेगा? इंसुलिन रहेगा। जिंदा हो कि चले गए हो भाई साहब, की भूल गए हो? आगे का याद और पीछे का बर्बाद, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। ग्लूकागॉन भाई साहब जो ग्लाइकोजन है उसे शुगर में कन्वर्ट करता है, और इंसुलिन जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, माने कि शुगर को कम करने का काम करता है। सभी लोग खुद को करेक्ट करेंगे, सभी लोग खुद को करेक्ट करेंगे। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही क्वेश्चन लाया हूं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, यहां पे कंफ्यूज हो जाओ पर वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया। चलिए 14वें नंबर का क्वेश्चन, चलिए इसका भी आंसर कर देंगे। वह पहला कौन सा तत्व है जिसकी रासायनिक खोज हैनिंग ब्रांड जी ने की थी? चलिए
ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा है पहले भी पढ़ा है। चलिए बताइए सब लोग, इसका आंसर क्या रहेगा? चलिए सभी लोग आंसर बताएंगे, इसका क्या रहेगा जी? हैनिंग ब्रांड जी ने किसकी खोज निकाली थी? फास्ट 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 फास्ट, बहुत बढ़िया। अब देखिए कोई भाई साहब, ये तो आप भूल गए हो, आप तो भूल गए हो। इसका आंसर रहेगा डी, कोबाल्ट, हाइड्रोजन। अजी भाई साहब, हाइड्रोजन को खोज निकाला था आपके कैवेंडिश ने, कैवेंडिश साहब ने निकाला था खोज के। हैनिंग ब्रांड जी ने फास्फोरस को खोज के निकाला था, फास्फोरस को खोज के निकाला था। लगता है आपको बड़ी मैराथन की बहुत ज्यादा जरूरत है, और शुक्र है कि कल मैंने बड़ी मैराथन अरेंज किए। फिर से जो नए बच्चे आए उनको बता दूं, कल शाम 7 बजे से लेकर भाई साहब रात 12 बजे तक अपनी मैराथन चलने वाली है। और ऐसे क्वेश्चन जो इजी इजी और आप गलत कर रहे हो उनको रिपीट करने वाला हो सभी क्वेश्चंस को। तो भाई साहब थोड़ा ध्यान से समझ कर आंसर कीजिएगा, हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए 14वें नंबर का क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते 15वें नंबर का क्वेश्चन। व्हाट डिड, हाँ, गोल्डस्टीन। अभी देखते हैं इसका आंसर कौन सही करता है। इस क्वेश्चन का भाई साहब, इस क्वेश्चन का भाई साहब मैंने विथ प्रूफ आपको बताया था कि इसका आंसर क्या रहेगा, और मुझे लगता है कि इसका कोई भी गलत नहीं करेगा, इसका आंसर कोई भी गलत नहीं करेगा। चलिए देखते हैं कौन इसका सही उत्तर करता है। फास्ट, सभी लोग फास्ट आंसर करेंगे। यही तो गलतियां हमें कम करनी है ना। देखिए एक गलती मतलब आप सीधा सीधा कम से कम 5,000 लोगों के पीछे चले जाओगे। एक गलती, छोटी सी गलती, समझ में आ गया है जी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोग सी बोल रहे हैं जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। सी सी आंसर रहेगा इसका, सी रहेगा। क्या रहेगा? सी उत्तर रहेगा। कैनल रे, कैनल रे जिसे एनोड रे भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये कौन से, इसका पॉजिटिव रहती है या नेगेटिव रहती है? ये भाई साहब पॉजिटिव रे है, ये क्या रहेगी आपकी? पॉजिटिव रे रहती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की जो रे निकलती है उसे बोला जाता है बीटा रे। न्यूट्रॉन से कोई रे निकलती नहीं है। उसके बाद एक्स रे तो आपको पता ही है, हड्डियां जो है भाई साहब उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो सभी लोगों से मेरा एक और क्वेश्चन है, मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने निकाली थी? सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए फास्ट फास्ट रिवाइज करना है, फास्ट सभी लोग आंसर बताएंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने निकाली थी? जे जे, वो डॉक्टर जे कौन बोलते हैं शक्तिमान में, वो जे जे नहीं, कौन थे बताइए, सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, जे जे थॉमसन। चलिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? फास्ट, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, थॉमसन जी ने की थी। वो हो गया इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? फास्ट, देखते हैं कौन कौन आंसर करता है। ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, एटम, ये सभी कुछ आपको याद रख, बहुत बढ़िया, चांडविक जी ने की थी, चांडविक जी ने की थी, ये भी आपको याद रखने। चलिए एक्सरे के बारे में बता दीजिए भाई साहब, एक्सरे के बारे में बता दीजिए जल्दी से। एक्सरे के बारे में मैंने कल ही आपको बताया था, एक्सरे की खोज किसने की थी? बहुत बढ़िया, एक्सरे की खोज किसने की थी? चलिए बताइए फास्ट। चांडविक, चांडविक हो गए, चांडविक हो गए। न्यूट्रॉन को बता के वो चले गए। एक्सरे को किसने बताया था? एक्सरे को किसने बताया था? रॉन्गटन जी ने, बहुत बढ़िया, रॉन्गटन साहब जी ने बताया था, बहुत बढ़िया। ये पूरे के पूरे जो साइंटिस्ट लोग मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, वैज्ञानिकों के नाम, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसे ध्यान में रखिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए ये हो गए 15, आज 15 ही क्वेश्चन लेके आया था, ठीक है। तो सभी लोग मुझे बताएंगे 15 में से भाई साहब कितने मार्क्स मिले आप सभी को, कितने मार्क्स मिलेंगे? मैं अपेक्षा कर रहा हूं आप सभी के कि 10 प्लस तो सभी को मिलना चाहिए, 10 प्लस सभी को मिलना चाहिए। और जिन जिन लोगों को 10 के ऊपर मार्क्स मिले, सभी लोग एक बार अपना गुलाबी हाथ, जो गुलाल आपके सक्सेस के बाद मिलने वाला है, उस गुलाबी हाथ को मैं सबको
रंग में रंगा हुआ देखना चाहूंगा। चलिए बताइए, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम लोगों को 14, 15, जो लेट आए भाई साहब उनको थोड़ा कम मिले हैं, पर मैक्सिमम लोग भाई साहब 11, 12, 13, 14, 15 ही बोल रहे हैं। एक बार गुलाबी हाथ दिखा दो जी, एक बार गुलाबी हाथ दिखा दो। बहुत बढ़िया, ये गुलाबी हाथ बड़ा ही पसंद है, बहुत ही पसंद है, बहुत बढ़िया। सबको मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन। और क्वेश्चन इजी नहीं थे, मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आज देखिए ये क्वेश्चन फिर से, ये कल का हमारा होमवर्क था, तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को कोई भी रॉन्ग नहीं करेगा, कोई भी रॉन्ग नहीं करेगा, और तुरंत सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया एक सॉल्यूशन होता है जिसमें भाई साहब HCl और HNO3, ये भाई साहब 3:1 के रेशियो में होते हैं। और ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? गोल्ड के लिए, साथ में प्लेटिनम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, गोल्ड को प्यूरिफाई करने के लिए और प्लेटिनम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको याद रखना है। सिर्फ सोना नहीं है भाई साहब, प्लेटिनम भी है, प्लेटिनम भी है, ठीक है। इसका आंसर सभी ने दे दिया है जी, कॉन्संट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है। डाइल्यूट नहीं होता है, कॉन्संट्रेटेड होता है। डाइल्यूट नहीं होता है, कॉन्संट्रेटेड होता है। सभी लोग ध्यान रखेंगे यहां पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। मैं थोड़ा यहां पे क्वेश्चन के आंसर को छुपा देता हूं। चलिए फास्ट, और जल्दी जल्दी शेयर भी कर देंगे अपने सेशन को जल्दी से अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी आपके साथ आ जाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 1000 लाख, लगभग 1100 के ऊपर लाइक भी हो चुके हैं हमारे, ठीक है। तो इस सेशन को और बड़ा करना है, लंबा खींचना है, तो हमारा पता है टारगेट कितना है, 2000 लाइक और 2000 बच्चे के ऊपर लाइव, बराबर है। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। वेस्कुलर प्लांट जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं, पर भाई साहब उनके अंदर कैटिस होती है, कौन से जी? फ्रूट्स और फ्लावर बनाने की। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर सभी लोगों ने दे दिया है। इसका आंसर रहेगा आपका एंजियोस्पर्म, जिसे बोलते हैं आवृत्ति बीज वाले पादप। क्लियर है? अब देखिए जिम्नोस्पर्म में भाई साहब अनावृत्ति बीज, माने कि यहां पे आपको बीज नहीं मिलेंगे। बीज होते हैं, बीज होते हैं, पर उसके ऊपर आपका कवर नहीं होता है। और इनमें फ्लावर्स नहीं आते, माने कि फूल नहीं आते, ये आपको याद रखना है। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए बता रहा हूं फिर से एक बार। ब्रायोफाइटा जो है, इसे पादप जगत का, पादप जगत का इसे उभयचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उभयचर बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। माने कि एम्फीबियन ऑफ, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बाकी ऑप्शन तो आपको सामने ही है, ठीक है। ये सभी कुछ आपको ध्यान में रखना है, और ब्रायोफाइटा आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्लियर है? जी हाँ, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े जी, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सभी का सिवा जो वर्गीकरण है प्लांट्स का, ये आप सभी को पता है। क्रिप्टोगैमी मतलब ऐसे पौधे होते हैं जिनमें भाई साहब फूल और फल जो है वो नहीं आते, फूल और फल नहीं आते हैं। और फिनोरोगैमी माने कि वो पौधे होते हैं जिनमें भाई साहब फूल और फल आते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया आपके क्लासिफिकेशन, जो मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूं। आगे बढ़े, फास्ट में आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया है? क्लियर है ना? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज ड्यू टू। इस क्वेश्चन को मैंने कल कराया था, अगर आपको याद है कल का सेशन आपने मुझे मेरा अच्छे से पढ़ा है, तो यहां पे मैंने आपको जो है बताया था। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है, लिबरेट होता है? चलिए फास्ट इसका आंसर करेंगे सभी लोग। सभी को फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पता है। यहां पे हम कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल करते, हम नहीं करते भाई साहब। हमारे अंदर कहां से फोटोसिंथेसिस आ गई? ये यूज किया जाता है किसके द्वारा? पादप के द्वारा, जिनमें क्लोरोफिल होता है। यहाँ पे जो सूरज चाचू है आपके भाई साहब, आपकी ऊर्जा देंगे, और इससे बनेगा C6H12O6 बनता है। साथ में इसमें H2O भी बाहर निकलता है, H2O बाहर निकलता है,
और यहाँ पे O2 भी बाहर निकलता है, ये आपको याद रखना है। फिलहाल तो भाई साहब इसको हटा देते हैं, इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। देखिए उन्होंने ये पूछा है कि ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे बाहर निकला है वो किसके वजह से निकला है, वो किसके वजह से निकला है जी, ये आपका पानी से निकला है। किससे निकला है, पानी से निकला है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को निकाल दिया है। पानी से अगर हाइड्रोजन निकाल दोगे तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। फिर से बता रहा हूं, H2O से अगर भाई साहब मैंने H2 को ही निकाल दिया, हाइड्रोजन को ही निकाल दिया, तो क्या बनेगा, आपका ऑक्सीजन बनेगा। अब मुझे बताओगे ये कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, ये भाई साहब आपकी रिडक्शन रिएक्शन है या भाई साहब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे। अगर पानी से आपका ऑक्सीजन बन रहा है, बना रहा हूं, जिसमें कि हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तो ये रिडक्शन होगी या ऑक्सीडेशन होगी। फास्ट सभी लोग इसका आंसर करेंगे, बताइए, सभी लोग बताएंगे, क्या बताएंगे इसका आंसर, रिडक्शन रहेगा कि ऑक्सीडेशन है। देखिए यहां पे कंफ्यूज हो, कुछ लोग कंफ्यूज हो, सभी को बता दूं रिडक्शन का मतलब क्या होता है। रिडक्शन का मतलब होता है जिसमें कि आप ऑक्सीजन को डाल दो और सॉरी ऑक्सीजन को निकाल दो और भाई साहब हाइड्रोजन को डाल दो, ये हो गया आपका रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें भाई साहब आप क्या करो, ऑक्सीजन को डाल दो और हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो। और यहां पे क्या हुआ है बताइए, हाइड्रोजन बाहर निकला है, हाइड्रोजन बाहर निकला है, हाइड्रोजन बाहर निकला है मतलब क्या है जी, ये ऑक्सीडेशन है। क्या है, ऑक्सीडेशन, माने जिसे हम ऑक्सीकरण बोलते हैं। सबको समझ में आ गया है, सबको समझ में आ गया है, तो अभी आंसर करेंगे सभी लोग, अभी सभी लोग इसका आंसर करेंगे। हाइड्रोजन बाहर निकला है माने कि रिडक्शन हुआ है जी, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा बताइए, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट से तो बना ही नहीं है भाई साहब, कार्बोहाइड्रेट से बनी, किससे बन रहा है, पानी से बन रहा है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ये देखिए आंसर, फोटोलिसिस, लिसिस मतलब क्या होता है भाई साहब, तोड़ना, उसका अपघटन करना, तोड़ा गया है, किसे, पानी को तोड़ा गया है, किसमें मिला है, ऑक्सीजन। मान कि आपका आंसर क्या रहेगा जी, यहाँ पे आंसर रहेगा आपका बी, आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, पर कैसे घुमा के पूछा गया है, कैसे घुमा के पूछा गया है, बहुत बढ़िया। तो सबको ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है भाई साहब, इसे अच्छे से याद रखना है। मैं फिर से बता रहा हूं, ये केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू या रसायन शास्त्र जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछा गया, आपको पता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए बताइए, ऐसी कौन सी ब्लड वेसल है, रक्त वाहिका है, जो भाई साहब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ये जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको आंसर करना है। चलिए, और मुझे लगता है कि ये आप सभी के लिए बोनस क्वेश्चन है, मुझे पता है, ये आप सभी के लिए बोनस क्वेश्चन है, मुझे पता है, सभी का आंसर सही होना चाहिए, ये सभी का आंसर सही होना चाहिए। इसे अगर गलत कर दिए भाई साहब, तो लगभग 1400 बच्चे लाइव है ना, उनके पीछे चले गए, ऐसा समझ लीजिए। और जो बीपीएससी में लगभग 5-6 लाख के ऊपर बच्चे एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उनकी तो भाई साहब कई गुना पीछे चले गए, ऐसे समझ लेना खुद को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस यही आशा थी मेरी, यही आशा थी, मुझे पता था कि आप गलत नहीं करोगे। और इसका आंसर क्या रहेगा जी, एकमात्र धमनी। ये क्या है, एकमात्र धमनी, जो क्या करती है जी बताइए, जो क्या करती है, वो भाई साहब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसे बोलते हम अशुद्ध रक्त। क्या बोलते हैं, अशुद्ध रक्त जो है वो प्रवाहित करने का काम करती है। वो कहां से जाती है, वो आपके हार्ट से लेकर कहां तक जाती है बताइए, आपके लंग की तरफ जाती है। आपके लंग्स हो गए, फेफड़े, दिल से लेके जाते हैं ब्लड को, किधर जी, आपके फेफड़ों की तरफ लेके जाते हैं। कौन लेके जाते हैं, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी, मान के आपकी रहेगी फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। क्लियर है, क्लियर है। और सभी लोग मुझे ये भी बता देंगे, ये पल्मोनरी वेन जो है एकमात्र ऐसी शिरा है, एकमात्र ऐसी शिरा है, एकमात्र ऐसी शिरा है जो भाई साहब शुद्ध रक्त लेके जाती है,
शुद्ध रक्त लेके जाती है। कहां से जी? वो लेके जाएगी आपकी लंग्स के तरफ से दिल की तरफ लेके जाएंगी, आपके हार्ट की तरफ लेके जाती है। क्लियर है? क्लियर हो गया है? ये बायोलॉजिकल हार्ट नहीं है मुझे पता है, पर समझाने के लिए इससे अच्छी डायग्राम नहीं हो सकती है। दिमाग में बैठ गया है ना? ठीक है, उसी तरह से। और एवोटा जो है भाई साहब, ये सबसे बड़ी धमनी है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है, जो कि आपका रक्त भाई साहब आपकी हार्ट से लेकर जो अपने विभिन्न ऑर्गन्स होते हैं, जो अंग होते हैं हमारे शरीर के, वहां पे वो ब्लड लेके जाती है, वहां पे वो ब्लड लेके जाती है। क्लियर है? यहां पे सबको समझ में आ गया है? बहुत बढ़िया। और पूरा सेशन देख के जाना आज, कोई भी बीच में से उठ के नहीं जाएगा, बता रहा हूं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैंने छाट छाट कर निकाले हैं, और आपके लिए इतनी मेहनत इसीलिए करे ताकि आपकी एग्जामिनेशन क्रैक हो जाए। पता है ना, सीढ़ियां मुबारक हो उन्हें जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है भाई साहब, रास्ता हमें खुद बनाना है। और कोशिश ना करे भाई साहब, ये तो गलत बात रहेगी। क्लियर है? चलिए भाई साहब, बहुत बढ़िया। आगे आगे का क्वेश्चन ये देखिए, आपको बता दिया मैंने। हाँ चलिए बताइए, साइनो एट्रियल नोड कहां पे होता है? चलिए बताइए, ये कहां पर होता है? चलिए फास्ट इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? तेजी से आंसर करेंगे और शेयर भी कर देंगे तुरंत। बहुत बढ़िया। होगा भाई होगा, जो भी साइंस की एग्जामिनेशन दे रहे उन सभी को इसका फायदा होने वाला है, जिसे हम बोलते हैं एस ए नोड। क्या बोलते हैं जी? एस ए नोड बोलते हैं। ये भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, एस ए नोड, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है भाई साहब आपका, इसे नोड बोला जाता है नेचुरल पेस मेकर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोला जाता है। जो कि भाई साहब क्या करता है जी? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता है। क्या बनाता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता है। और हार्ट की जो पंपिंग होती है, विद्युत सिग्नल जो होते हैं वो बनाते हैं, वो हार्ट की पंपिंग जो है वो कंट्रोल करता है। ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए यहां पे होता है आपका एसए नोड। दिखाई दिया सभी को? दिखाई दिया सभी को? यहां पे होता है आपका एसए नोड। क्लियर है? जी हाँ। और ये कौन सा पोर्शन है हार्ट का जी? ये आपका राइट एट्रियम, दाया अलिंद। दाया अलिंद में होता है भाई साहब आपका एसए नोड। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? ये रहेगा आपके हार्ट में, मान की हृदय में होता है। कहां पे होता है? हृदय में होता है। यह आपको याद रखना है। ठीक ना? कितना बढ़िया शब्द है ना, हृदय। धड़कने जोर से बढ़ जाती है, ऐसे ऐसे, है ना, पंपिंग। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं जी। चलिए, डेंगू। डेंगू, अभी पता है बरसात का मौसम शुरू है। बरसात के मौसम में मच्छर जो है भाई साहब बढ़ जाते हैं। मच्छर बढ़ गए तो भाई साहब वहां पे मलेरिया, टाइफाइड, उसके बाद और क्या होता है, चिकनगुनिया, डेंगू, ये सारे डिसीज ऐसे फैलने लगते हैं जैसे कि उनके घर की ही मामला हो, है ना, घर का ही मामला हो। तो इसका आंसर सभी लोग मुझे बता देंगे इसका आंसर क्या रहेगा। और मुझे पता है इसका आंसर कोई भी गलत नहीं करेगा, सभी को पता है, सभी लोग इस फेज से जा चुके हैं। और डॉक्टर यही बोलता है कि घर में भाई साहब मॉर्टिन लगाओ। क्या बोलते हैं? मॉर्टिन लगाओ, और जहां पर भी जो पानी जमा है उसे फेंक दो। तो इसका आंसर रहेगा भाई साहब, ये मच्छर से मॉस्किटो बॉर्न डिसीज होता है। ये कैसे होता है? मॉस्किटो बॉर्न डिसीज, माने कि मच्छर जनित रोग है। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलिए, ये सभी को पता है, आगे बढ़ते हैं। और कुछ बातें हैं जिनको बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, डेंगू, उसके बाद चिकनगुनिया, येलो फीवर, उसके बाद झिका वायरस, ये सभी के सभी, मलेरिया, ये सभी के सभी डिसीज जो है भाई साहब मॉस्किटो माने कि मच्छर के वजह से फैलते हैं। इसीलिए इसीलिए क्रांतिवीर मिक्सचर जो है भाई साहब, वहां पे नाना पाटेकर जी ने बोला था कि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। हिजड़ा का मतलब वो हिजड़ा मत समझिए, ठीक है, मैं उनको कुछ नहीं बोल रहा हूं। हिजड़ा का मतलब है भाई साहब वीक हो जाता आदमी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भाई साहब देखिए इतने सारे डिसीज फैलाता है बस एक मच्छर।
इसलिए मच्छर से सावधान रहा कीजिए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। मैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन फिर से एक बार बता दूंगा, कल के सेशन में उनके ऊपर क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, चलिए ये देखिए पूरा का पूरा टेबल मैंने दे दिया है। अगर किसी मच्छर की बात कर रहा हो, कौन सा मच्छर? एडिस मच्छर। एडिस नाम का मच्छर है भाई साहब, देखिए इनमें भी कितने ज्यादा, ये अफ्रीकन है, ये अमेरिकन है, ये इंडियन है और ये पाकिस्तानी। ठीक है, मच्छर अगर है आपका एडिस नाम का, तो वो फैलाता है आपका चिकनगुनिया। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया फैलाता है, डेंगू फैलाता है। कौन फैलाता है? डेंगू। ये दो आपको याद में रखना है। एडिस फैलाता है चिकन और डेंगू। एडिस फैलाता है चिकन और डेंगू। साथ में क्यूलेक्स मच्छर की बात करूं भाई साहब, क्यूलेक्स, क्यूलेक्स है ना, ये फैलाता है आपका जापानीज, जापानीज फीवर और वेस्ट नाइल फीवर को फैलाता है। ठीक है, उसी तरह से एनाफिलीज भाई साहब, ये एनाफिलीज जो है, ये एनाफिलीज जो है पता है आपको? ठीक है, एनाफिलीज जो है, जिस तरह से गोरे रोग जो आए थे ना, लगभग 150-200 साल पहले हमारे इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर राज की थी उन लोगों ने। ठीक है, उनमें भी भाई साहब ये एना नाम का जो है बड़ा ही फेमस नाम, आपने किरदार देखा होगा, है ना? एना मैडम रहती थी उसमें हमेशा, गोरे गोरे लोगों में, है ना? तो उसी तरह से ये मच्छर का भी नाम क्या है? एनाफिलिस है, और ये खतरनाक है। वो गोरे लोग भी हमारे लिए खतरनाक थे, ये एनाफिलिस भी हमारे लिए खतरनाक है। और ये क्या फैलाती भाई साहब? मलेरिया। मलेरिया हो गया, मलेरिया हो गया, है ना? ऐसे बोलेंगे ना भाई साहब, क्लियर है जी? ये हो गया आपका मलेरिया। और ये तीनों के तीनों जो मच्छर है भाई साहब, अंग्रेज जमाने की, अंग्रेज की औलाद, एडिस मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर और एनाफिलिस, ये तीनों भी फैलाते हैं आपका लिम्फेटिक फिलारिसिस, जिसे हम बोलते हैं हाथी पाव। क्या बोलते हैं जी? हाथी पाव बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। हाथी पाव भी भाई साहब मच्छर की वजह से फैलता है। और वो ये तीनों के तीनों अंग्रेज के औलाद जो है, एडिस, क्यूलेक्स, एनाफिलिस, ये तीनों के तीनों मच्छर जो भाई साहब ये फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया है? तो मच्छरों से सावधान। मॉर्टिन लगाओ भाई साहब घर पे, क्लियर है? चलिए, इसका आंसर तो आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर सभी लोग कर देंगे। चलिए, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ग्लैंड्स माने कि जिसे बोलते हैं हम ग्रंथिया, क्या बोलते हैं? ग्रंथिया। और उससे निकलने वाले जो एंजाइम्स होते हैं भाई साहब, एंजाइम्स हो गए, उसके बाद हार्मोन्स हो गए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। चलिए, इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। क्या रहेगा इसका आंसर? द बाइल इज रिलीज इनटू विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। चलिए, पोषण नाल के किस भाग में पित्त स्रावित किया जाता है? अब सभी को ये तो पता है, सभी को ये तो पता है कि बाइल जूस कौन बनाता है। चलिए, बाइल जूस जिसे हम पित्तरस बोलते हैं, ये कौन बनाता है भाई साहब? ये बनाता है आपका लीवर। कौन बनाता है? आपका लीवर, जिगरा बनाता है। उसी तरह से ये कहां पे स्टोर किया जाता है जी? ये कहां पे जमा किया जाता है? ये जमा किया जाता है आपका पित्त की थैली में। पित्त की थैली में जमा किया जाता है, जिसे बोलते हैं हम गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं जी? गॉल ब्लैडर बोलते हैं। ये तो आप सभी को पता है। अब मुझे बताइए, ये गॉल ब्लैडर से भाई साहब ये कहां पे डाला जाता है? सभी लोगों ने आंसर दे दिया है। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर क्या किया आप सभी ने? बताइए। इसका आंसर रहेगा आपका ड्यूडेनम। क्या रहेगा जी? ड्यूडेनम, जिसे बोलते हैं हम ग्रहणी। क्या बोलते हैं? ग्रहणी बोलते हैं। सभी लोग यहां पे ध्यान देंगे। देखिए, ये आपका इसोफेगस हो गया है, जिसे बोलते हैं हम फूड की, माने कि फूड कैनल बोलते हैं। ये आपका भाई साहब पेट हो गया, है ना? ये पेट हो गया। और यहां पे जो आपको ये सी शेप का जो पार्ट दिख रहा है, सी शेप का जो पार्ट दिख रहा है, इसे बोला जाता है आपकी ग्रहणी। यह आपकी ग्रहणी है, इसे हम बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। और आप देख पा रहे हो, ये बाइल जूस, ये जो हरी हरी कलर की आपकी जो ग्रंथि दिख रही है, ये है आपकी गॉल ब्लैडर। ये क्या है? आपकी गॉल ब्लैडर, माने कि पित्त की थैली है। यहां से रस जो है भाई साहब सीधा यहां पे डाला जाता है। साथ में पैंक्रियाज, माने कि अग्नाशय से निकलने वाले जो भी रस होते हैं, वो भी ड्यूडेनम में डाले जाते हैं। ये आपको याद रखना है। माने कि मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए, गॉल ब्लैडर, जिसे पित्त की थैली बोलेंगे, साथ में आपका पैंक्रियाज, पैंक्रियाज जिसे बोलते हैं हम अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं। इन दोनों से निकलने वाला जो भी रस है भाई साहब,
जो भी आपका एंजाइम है वो कहां पे डाला जाता है जी? ये डाला जाता है आपका ग्रहणी में। ग्रहणी जिसे बोलते हैं हम ड्यूडेनम। स्पेलिंग बली बली बड़ी, हाँ, DUODENUM, ड्यूडेनम में डाला जाता है। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? क्लियर है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है, आपको याद रखना है। ठीक है? और एक बात आपको पूछनी थी, मैंने ये बहुत बार बोला है आपको। ठीक है? सभी लोग मुझे उस ग्रंथि का नाम बता देंगे। ड्यूडेनम में एक ग्रंथि होती है, ग्रंथि होती है जो क्या करती है? अल्कलाइन, अल्कलाइन जूस निकालती है, एक रस को स्त्राव करती है जो आपका क्षारीय होता है, माने कि अल्कलाइन होता है। तो उस ग्रंथि का नाम सभी लोग मुझे बताएंगे। उस ग्रंथि का नाम क्या है? चलिए बताइए सभी लोग। मुझे पता है इसका, आपको पता है, बताना पड़ेगा और आपको माइंड में रखना पड़ेगा ये सब चीजें। अब माइंड में नहीं रखोगे तो कहां पे रखने वाले हो भाई साहब? चलिए बताइए सभी लोग, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो इस ड्यूडेनम में रहती है, जो कि क्या करती है जी? बहुत बढ़िया भाई साहब, हसन रजा जी जो पहले इंसान है उन्होंने आंसर बताया, ब्रूनर्स ग्लैंड। बहुत बढ़िया जी, ब्रूनर्स ग्लैंड। सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये नाम लिखेंगे भाई साहब। ब्रूनर्स ग्रंथि वो ग्रंथि है जो ड्यूडेनम में रहती है और वो क्या करती है? एक अल्कलाइन माने कि क्षारीय जो द्रव होता है वो निकालती है और उसको जलाने से बचाती है, क्योंकि पेट में से आने वाला HCl जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो सीधा आपकी छोटी आंत में जाता है। अगर छोटी आंत को बचाना है तो ये ब्रूनस ग्रंथि जो है वो काम में आती है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए बताइए। देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, तो सभी लोग मुझे बताएंगे कि जो पेट में बनने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका पीएच मान कितना होता है। चलिए, इसका तो आंसर भाई साहब मुझे पता है, सभी को पता है। देखते हैं कौन कौन आंसर करता है। चलिए फास्ट इसका भी आंसर कर देंगे। एक्सप्लेन ना करूं, ऐसे जाने दो। एग्जाम कैसे क्रैक करोगे बताओ? अगर मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है तो आप एग्जाम कैसे क्रैक करोगे? मैं कोई अवतार बाबा तो हूं नहीं कि बीपीएससी ने मुझे डायरेक्ट बता दे कि कुलदीप जी ये देखिए क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं, बस यही क्वेश्चन आप बच्चों को पढ़ा है, ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो मैं एक अंदाजा लगा के चला रहा हूं आप सभी को कि इस टॉपिक के ऊपर इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर मैं वो टॉपिक ही नहीं बताऊंगा आपको तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं? है ना? तो जो मैं एक्सप्रेशन कर रहा हूं उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है अच्छे से। बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोग आंसर कर दिए हैं। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर। ऑप्शन में से क्या रहेगा? वो रहेगा आपका 1.8। सभी को पता है 1.5 से लेकर 3.5 के बीच में पीएच होता है। किसका जी? आपका स्टमक एसिड का, स्टमक एसिड का, जिसे बोलते हैं, ये कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए एक बात और पूछ लेता हूं आपको। अगर पीएच की बात निकल ही गई है तो मुझे सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ब्लड माने कि जो हमारा रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है। चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे फास्ट। फास्ट, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम लोग आंसर भी कर रहे हैं। रक्त का पीएच होता है भाई साहब 7.4, 7.4, या कहीं कहीं पे 7.35 भी लिखा गया है। तो ये दोनों भी लगभग सेम ही है, उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। 7.4, 7.35 ये दोनों भी रहेंगे। और ये किसके वजह से होता है, कोई बता सकता है? ब्लड जो है भाई साहब, इसका इसका धर्म कौन सा है? इसका गुण धर्म कौन सा है बताइए? इसका गुण धर्म कौन सा है जी? वो है आपका अल्कलाइन। कौन सा होता है? अल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है, यह आपको याद रखना है। और किसके वजह से होता है? क्योंकि क्योंकि जो ब्लड प्लाज्मा होता है, ब्लड
प्लाज्मा होता है, उस ब्लड प्लाज्मा में जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाया जाता है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। किसमें है? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। और इस बाइकार्बोनेट के वजह से जो है ब्लड का पीएच भाई साहब 7.4 होता है। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यही देखा है हमने पीएच का पूरा। देखिए अगर मैं सलाइवा की बात करूं, सलाइवा से लेकर जो हमारा एनएस होता है यहां तक निकलता है, पूरा का पूरा पीएच मान जो है कैसे बदलता है यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, हमने बोल दिया, इसके बारे में बोल दिया, तो इसका आंसर भी सभी लोग कर देंगे। ऑटो इम्यून डिसीज, ये आपके लिए थोड़ा नया क्वेश्चन है, नया है यह, नया है यह। देखते हैं इसका आंसर कौन करता है, इसका आंसर कौन करता है। चलिए, ये शायद आपकी ऐसी प्रतिक्रिया होगी अभी कि सर ये क्या है ये क्या है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में आपके दी है, एनसीईआरटी में इसके बारे में लिखा गया है, कौन से 8th क्लास की इसमें। ठीक है, ये ऑटो इम्यून डिसीज क्या होता है। चलिए, क्या बात है, क्या बात है, मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर दिया है जी, मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर दिया है। इसका आंसर है आपका रूमेटाइड आर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस, यह आपका सही उत्तर है। और ये रूमेटाइड आर्थराइटिस क्या होता है उससे पहले ये जान लेते हैं कि ऑटो इम्यून डिसीज होता क्या है, जिसे हम स्व प्रतिरक्षा रोग बोलते हैं, ये होता क्या है। देखिए क्या होता है, आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में किसी भी रोगों से बचाने के लिए कुछ कोशिकाएं होती है जिन्हें बोलते हैं हम डब्ल्यूबीसी। क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी माने कि वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। और ये वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, वो जो आपके शरीर के अंदर जो जंतु आ गए, वायरस आ गए, बैक्टीरिया आ गए, उनके ऊपर अटैक करके उनके मारने को काम करता है। पर किसी कारण क्या हो जाता है, ये डब्ल्यूबीसी भाई साहब उसका दिमाग घूम जाता है, इसका दिमाग घूम जाता है, वो पागल हो जाता है। और पागल होने के वजह से ये क्या करता है भाई साहब, ये खुद के कोशिकाओं को ही मारने लगता है। क्या करता है? पागल होकर ये खुद के कोशिकाओं को ही मारने लगता है, माने कि खुद सेल्फ डिस्ट्रॉयड कर रहा है खुद की कोशिकाओं को। और इसी को बोला जाता है ऑटो इम्यून डिसीज, माने कि क्या बोलेंगे इसे, कहा गया स्व प्रतिरक्षा रोग बोलेंगे, क्योंकि वो खुद को ही मार रहा है। कोई बाहर का आके बैक्टीरिया वायरस आपके ऊपर अटैक नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है? खुद डब्ल्यूबीसी जो है खुद को अटैक कर रहा है। और इसी को बोला जाता है ऑटो इम्यून डिसीज। और उसी की ये एग्जांपल है आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है भाई साहब आपकी जो बोन्स होते हैं ना, उनके ऊपर अटैक करता है। और उसके वजह से क्या हो जाए, आपके जो उंगलियां है, पैर की उंगलियां ना ऐसे आड़ी टेढ़ी हो जाती है, जैसे कि चुड़ैल की होती है ना भाई साहब, वो उसी तरह से हो जाती है, चुड़ैल की तरह हाथ हो जाते हैं आपके। ये है आपका आर्थराइटिस। क्या होता है? आर्थराइटिस, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? जी हाँ। और इसी तरह से और कुछ डिसीज दिए गए आपके एनसीईआरटी में, जिनके नाम आपको बताना चाहूंगा। रूमेटिक आर्थराइटिस ये तो आपने पढ़ लिया है। उसके बाद मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसमें क्या होता है बताइए? ये जो आपके नर्व फाइबर होते हैं उनके ऊपर अटैक। देखिए यहां पे यह आपका जनरल फाइबर हो गया है, न्यूरॉन जिसे बोलेंगे, और उसके ऊपर की कोशिका जो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और उसके वजह से आदमी जो है भाई साहब, उसके बोलने में उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहा हो, बोलने के बाद तुरंत भूल जाएगा, भूलने की आदत हो जाती है, वो नाइट ढंग से बात कर पाएगा। उसको पूछा जाता है कि भाई साहब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, और बोलेगा कि रेस्पिरेशन भाई साहब पेट में होता है, ऐसा हो गया, वो ऐसे बातें करेगा, माने कि क्या हो गया, कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से तीसरा है, हाँ इसे आपको याद रखना है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, डायबिटीज टाइप 1। डायबिटीज टाइप 1 ये भी एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसीज होता है, ये भी एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसीज होता है। और ऑटो इम्यून डिसीज का मतलब क्या होता है, यहां पे जो कोशिकाएं होती है वो इंसुलिन को ही मारने लगती है, इंसुलिन बनाने वाली कोशिका जो है उसके ऊपर अटैक करके भाई साहब उनको ही मार देगी। क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया है? ठीक है, चलिए। और उसके बाद है भाई साहब होशिमोटोज, ये उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, थायराइडाइटिस। ठीक है, ये उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये आपको ये और भाई साहब ये याद में रखना है। क्लियर है? चलिए, एक दिन मुझे चुड़ैल दिख गई थी भाई साहब, उसको पक्का मैं बोल रहा हूं ना, ये आर्थराइटिस हो गया था। उस चुड़ैल को जो है ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया होगा, इसलिए वो ऐसे ऐसे हाथ करके आपके सामने आ गई होगी। ठीक है,
उसको भाई साहब ट्रीटमेंट की जरूरत थी। चलिए, और ये अल्जाइमर डिसीज आप सभी को पता है, बुढ़ापे में आदमी सटक जाता है। आपने आपके घर में कोई दादाजी होंगे, दादी होंगे, बुढ़ापे में उनको समझ में नहीं आता है कि किस तरह से बात करनी चाहिए, क्या बात करनी चाहिए। वो बार बार भूल जाते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या क्यों हो, माने कि वो सिर्फ जिंदा लाश की तरह होती है। ये वो होता है आपका अल्जाइमर डिसीज, ये होता है आपका अल्जाइमर डिसीज। क्लियर है जी? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, एटीपी एडोनिजिन ट्राइफॉस्फेट ये कोशिका से किससे संबंधित होता है? चलिए, इसके बारे में तो आप सभी को पता है और मुझे पता है इसका आंसर आप गलत नहीं करोगे, इसका आंसर आप गलत नहीं करोगे, मुझे पता है। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या रहने वाला है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर चुड़ैल मिल गई ना, उसको मेरा एड्रेस दे दीजिएगा कि कुलदीप सर है जो टीचिंग भाषा में हमें पढ़ाते हैं, और वो बोल रहे थे कि आपको जो आर्थराइटिस हो गया है, तो प्लीज आप वहां पे जाकर उनके साथ ट्रीटमेंट कर लीजिएगा। जी हाँ, हम उनका पूरा ट्रीटमेंट और पूरा देखभाल करेंगे। चलिए बताइए, इसका आंसर सभी ने दे दिया है जी। इसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोला जाता है, और ये क्या होता है आप सभी को पता है, एटीपी एडोनोजिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे 3 फॉस्फेट के ग्रुप होते हैं। कितने होते हैं? 3, 1 2 3, ठीक है, ऐसा ग्रुप होता है। और जब यहां से ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलने के बाद यहां से एक बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाता है, माने कि पी पी जुड़े रहेंगे और एक पी जो है भाई साहब दूर चला जाएगा। तो यहां से जो टूटने के बाद जो ऊर्जा निकलती है, वही ऊर्जा जो है कोशिकाएं इस्तेमाल करती है, ठीक है, जिसे बोलते हैं एडोनोजिन। ये डाइफॉस्फेट, ये इसे बोलेंगे हम एडीपी, और ये रहता है आपका एटीपी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एटीपी से एडीपी बनता है और ऊर्जा बाहर निकलती है, ठीक है। चलिए, और कितनी ऊर्जा बाहर निकलती है ये सभी लोग लिखने के, कितनी ऊर्जा मिलती है हमारे एक एटीपी से? एक एटीपी से भाई साहब, एक एटीपी से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? वो मिलती है आपकी 30.5 किलो जूल पर मोल, इतनी ऊर्जा मिलती है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख लेंगे भाई जी, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख लेंगे कि एक एटीपी से कितनी ऊर्जा मिलती है? 30.5 मिलती है किलो जूल पर मोल, इतनी ऊर्जा मिलती है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन, पादप में पाए जाने वाला ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो ग्रोथ भाई साहब रोक देता है, माने कि जो वृद्धि होती है पेड़ों की उसे रोक देता है। चलिए, इसके ऊपर अभी अभी हमारा हेड टीचर का जो पेपर हुआ था, हेड टीचर, बीपीएससी हेड टीचर का जो पेपर हुआ था, यहाँ पे भाई साहब पादप हार्मोन जो होते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो उसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां पे ले लिया है, उससे थोड़ा अलग क्वेश्चन है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे, क्या रहेगा? चलिए फास्ट, बहुत बढ़िया। कोई सी बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, पर मैक्सिमम लोगों का आंसर जो है सही उत्तर आ रहा है जी, मैक्सिमम लोगों का सही उत्तर आ रहा है, वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड ये आपका सही रहेगा, और ये ऊपर के जितने भी है वो सभी के सभी आपके प्लांट हार्मोन है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है जी हाँ। ग्रोथ रुकाने वाला वो है आपका एब्सिसिक एसिड, और ग्रोथ बढ़ाने वाला वो रहता है आपका ऑक्सिन, ठीक है, इसी उसका उत्तर रहेगा। और एब्सिसिक एसिड के थोड़े मैं बारे में बता देता हूं। एब्सिसिक एसिड ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो भाई साहब सीड जर्मिनेशन को भी रोक देता है। ये क्यों रोकता है? क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कोई बीज है, आपने जमीन के ऊपर डाल दिया, तो डालने के तुरंत बाद वो आ जाएगा क्या बाहर, उसे पौधा बाहर आता नहीं। जब तक उसको अच्छे से पानी नहीं मिलेगा, खाद नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं मिलेगा, तब तक वो नहीं बढ़ता है। तो ये उसे रोकने का काम कौन करता है? एब्सिसिक एसिड करता है। उसी तरह से जो पेड़ों से पत्तियां बाहर पक जाती है, पीली हो जाएगी, उसके बाद गिर जाएंगी, वो ऑटोमेटिक नहीं गिरती है, उसे गिराने का काम कौन करता है? एब्सिसिक एसिड करता है। उसी तरह से पेड़ को लगे हुए जो फल होते हैं भाई साहब, जब कच्चे होते हैं तो भाई साहब वो गिरते नहीं है, पर जैसे ही पक जाएंगे वो ऑटोमेटिक
थोड़ी सी भी हवा आ गई या अपने आप ही गिर जाएंगे। वो भी किसके वजह से? एब्सिसिक एसिड के वजह से। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है आपके? और इसीलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है, और उसी तरह से उसमें डोर्मेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है, तनाव हार्मोन और डोर्मेंसी हार्मोन। ठीक है, किसे बोला जाता है? एब्सिसिक एसिड को बोला जाता है। क्लियर है? क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी के सभी आपके हार्मोन रहेंगे, प्लांट हार्मोन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन। इथिलीन के बारे में सबको बता दूं, इथिलीन, इथिलीन इसे भी आपको याद रखना है। ये भाई साहब फल जो होते हैं आपके, फ्रूट्स, उसे पकाने का काम करता है, पकाने का काम करता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है जी? इथिलीन हार्मोन होता है जो फ्रूट्स को पकाने का काम करता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताइए एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स क्या है? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। चलिए, इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कि मैंने लगभग 2 महीने से आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये 2 महीने का एक्स्ट्रा है जो आपको अभी मिल रहा है पूरा का पूरा, क्योंकि इन 2 महीने में जो भी एग्जामिनेशन हुई है, उन सभी एग्जामिनेशन जो इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन पूछे गए, वो सभी क्वेश्चन को मैं यहां पे रिवाइज करा रहा हूं। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे फास्ट। ओके ओके ओके, एंजाइम्स क्या होते हैं जी? सभी को पता है एंजाइम्स क्या होते हैं? बहुत बढ़िया। आंसर देख रहे हो क्या है? आंसर देख रहे हो क्या है? सभी लोगों को अभी समझ में आ गया। देखिए ये कैटालिस्ट होते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं बताओ? जो आपका डाइजेशन का रेट होता है, डाइजेशन, डाइजेशन एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, और इस केमिकल रिएक्शन की को तेज करने का काम, तेज करने का काम, उसे गति बढ़ाने का काम कौन करता है? आपके एंजाइम्स करते हैं, माने कि ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। साथ में ये प्रोटीन से बने होते हैं, और आपको मैंने एक सेंटेंस बताया था कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं भाई साहब, ये सभी के सभी हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं, माने कि ये हार्मोन्स भी है। माने कि आपका आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा मोर देन अबाउ। क्या रहेगा? मोर देन अबाउ। मुझे पता था यहाँ पे आप सभी लोग फंसने वाले हो, तो क्वेश्चन को अच्छे से टैकल करना सीखिए। ठीक है, कैटलिस्ट भी होते हैं वो प्रोटीन से बने भी होते हैं, और हार्मोन्स भी होते हैं वो। तो आपका आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। और यहां पे भाई साहब मुझे लगता है कि 90% लोगों ने गलत कर दिया है, 90% लोगों ने यहां पे गलत कर दिया है। सभी लोग ध्यान में रखें, एंजाइम्स क्या होते हैं? कैटालिस्ट, प्रोटीन और हार्मोन्स भी होते हैं। जी हाँ, सबका मोहे मोहे हो गया। चलिए फास्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग बोल रहे कि सर बकवास करते हो, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए इसका फिर से एक बार बता दूं कि भाई साहब 70% ऑफ चल रहा है आपके बीपीएससी टीआई 3.0 के लिए, और 4.0 के लिए आपका 50% ऑफ चल रहा है सभी कोर्सेज के ऊपर। तो जल्दी से भाई साहब मॉनसून जो ऑफर है, लूट लो वाला, वो शुरू हो गया है। जी हाँ, ठीक है, तो कोई बात नहीं भाई साहब, लूट लो, जल्दी से क्लास लगा लो, और अपना जो है, अपना जो दावा है बीपीएससी में, वो मजबूत कर लो। क्लियर है जी? चलिए कोई बात है, आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपका कल का सेशन। सभी को बता रहा हूं कि कल जो है भाई साहब, ठीक शाम 7 बजे से जितने भी क्वेश्चन है 2-3 महीने में हमने लिए हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन हम कल रिवाइज करने वाले हैं। पूरे 5-6 घंटे जितना भी लंबा क्लास चलेगा वो लेने वाला हूं। तो सभी लोग ठीक कल शाम 7 बजे आ जाएंगे और क्लास को ज्वाइन करेंगे। और जो भी गृहणियां हैं या जो मर्द है जो बाहर काम करते हैं, काम पर जाते हैं भाई साहब, सभी लोग काम को खत्म कर कर अपना भाई साहब पढ़ाई के लिए बैठ जाएंगे, नेट का रिचार्ज मार के रख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, व्हाट आर द मोस्ट नीडेड 3 एलिमेंट्स ऑफ एनी कॉमन फर्टिलाइजेशन? चलिए, जो भी भाई साहब 3 आवश्यक तत्व कौन से होते हैं जो सामान्यतः किसी भी उर्वरक में पाए जाते हैं? इसका भी आंसर कर देंगे, क्योंकि अभी अभी हेड टीचर में पूछा गया था, हेड टीचर में पूछा गया था कि सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन के बारे में पूछा गया था, जिसमें एक ऑप्शन आपका फर्टिलाइजर भी था, फर्टिलाइजर भी था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बताइए सभी लोग इसका आंसर करेंगे, 3 आवश्यक तत्व कौन से होते हैं? और
ये क्वेश्चन देखिए कितना इजी बना है। 3 पूछा गया है, 3 पूछा गया है और तीनों को जो एबीसी में लगा दिया है। इसका आंसर क्या रहेगा जी? डी रहेगा। क्या रहने वाला है? डी रहने वाला है। क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर सभी ने बोल दिया, जिसे हमने बोला था एनपीके। क्या बोला था हमने कल? एनपीके बोला था। नेपाल, पाकिस्तान और कश्मीर, है ना? ये सभी के सभी जो अपने पौधे होते हैं उनके लिए सबसे आवश्यक 3 तत्व होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, और देखिए यही लिखा गया, इनको बिग 3 भी बोला जाता है। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है। आपके एनसीईआरटी में इन 3 तत्वों को, एनपीके को बिग 3 एलिमेंट भी बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए कोई बात नहीं है जी, आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। और यहां पे कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा जो बड़े ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए, कि कौन सा तत्व जो है वो प्लांट में कौन सा काम करता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है, ठीक है? चलिए, जो अगर पूछा जाए कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये आपका रहेगा मैग्नीशियम। कौन रहेगा? मैग्नीशियम। ये रहता है आपके क्लोरोफिल में। कहां पे? क्लोरोफिल में रहता है। ये आपको याद रखना है। ये बड़ा ही आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक। मैग्नीशियम कहां पे रहता है भाई साहब? आपके रहता है क्लोरोफिल में। उसके बाद फॉस्फोरस कहां पे रहता है जी? ये होता है आपके एटीपी में, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉस्फोरस। उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद पोटेशियम ये होता है आपके रंध्र में। रंध्र जो खुलता और बंद होता है ना, खुलता और बंद होता है, और उसे खुलना और बंदने का सिग्नल कौन करता है जी? वो है आपका पोटेशियम। तो ये 3 एलिमेंट जो है आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला तो है मैग्नीशियम, जो कि क्लोरोफिल में होता है, फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। दूसरा है आपका फॉस्फोरस, जो कि एटीपी में होता है, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम एनर्जी करेंसी बोला था। उसके बाद पोटेशियम, जो कि रंध्र खुलने और बंद होने में मदद करता है। क्लियर है सभी को? क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया सभी को? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? ऐसा कौन सा स्तनधारी है भाई साहब जो अंडे देता है? चलिए, ये तो आपके लिए बोनस क्वेश्चन है। मुझे पता है ये क्वेश्चन लगभग आप सभी को याद हो गया होगा, याद हो गया होगा, मुझे पता है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे इसका। ये क्या है? ये आपका भेजा है, ये आपका भेजा है। और आप खुश हो, ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए भाई साहब तो आपका दिमाग जो है बड़ा ही खुश हो जाएगा। चलिए सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहने वाला है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंडे देने वाला स्तनधारी कौन सा है? अंडे देने वाला स्तनधारी कौन सा होता है जी? अंडे देने वाला स्तनधारी होता है आपका प्लेटिपस, और एक नाम जोड़ दिए, इकिडना। ये दोनों नाम आपको हमेशा दिमाग में रखना है। ये दोनों जो है जानवर, जो मैमल मान की स्तनधारी ग्रुप में आते हैं, और ये दोनों भी अंडे देने का काम करते हैं। ये अंडे देते हैं। अंडे देते मतलब ये कैसे होते हैं जी? ये ओवी पेरस होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, पूछा जा सकता है कि कौन से स्तनधारी जानवर है जो ओवी पेरस है? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन से मैमल से जो कि ओवीपेरस है, माने कि कौन रहेंगे वो? इकिडना और प्लेटिपस। क्लियर है जी? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका ये इकिडना हो गया है ना, बड़ा ही खतरनाक दिख रहा है भाई साहब, है छोटा सा पर कांटे धरा है। और ये आपका हो गया प्लेटिपस। ये आपका प्लेटिपस वो लगभग बत्तख के जैसा दिखता है, बत्तख की तरह दिखता है। और आपको एक और बात बता दूं, ये जो प्लेटिपस है ना, प्लेटिपस जो है भाई साहब आपके बर्ड और जो आपके पानी में रहने वाले माने कि मराइन एनिमल है ना, मराइन एनिमल है, इन दोनों के बीच की ये कड़ी है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है, माने कि पंछी और पानी में रहने वाले जानवर जो है उन दोनों के बीच की ये कड़ी है आपका प्लेटिपस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। विच ऑफ दीज इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड
विच इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश द वन साउंड फ्रॉम द अनदर। माने कि ऐसे पूछा गया है कि ध्वनि का ऐसा कौन सा गुण होता है जो हम ध्वनि को अलग अलग पहचान सकते हैं। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे जल्दी से, क्या रहेगा इसका आंसर? फास्ट, तेजी से आंसर करेंगे और जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो भी बच्चे नए ज्वाइन हुए एक बार लाइक और शेयर भी कर देंगे। 2000 लाइक का हमारा अभी भी टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है। चलिए, ध्वनि का ऐसा कौन सा गुण होता है जो अलग अलग पहचानने में मदद करता है? चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन करता है। और यहाँ पे एक नया ऑप्शन आप सभी को दिख रहा है, मुझे पता है। इसका आंसर जो रहेगा वो टिम्बर रहेगा या क्वालिटी ऑफ साउंड रहेगा। ये भाई साहब क्या होता है? ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, या आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए क्या होता है, थोड़ा ध्यान लेते हैं। देखिए टिम्बर माने क्या होता है? टिम्बर माने एक ऐसा गुण होता है जो कि किसी भी ध्वनि का पिच और लाउडनेस, माने कि जिसे बोलेंगे हम उसकी तीक्ष्णता और जो प्रबलता है, वो दोनों को पहचानने का काम करती है। उसे बोलते हैं हम टिम्बर। क्या बोलते हैं? टिम्बर। और टिम्बर को ही साउंड का भाई साहब कलर या टेक्सचर बोला जाता है। ये भी आप माने कि जिसे हम रंग बोलते हैं या बनावट बोलते हैं, ये भी बोला जाता है आपके टिम्बर को। किसको बोला जाता है? टिम्बर को। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? क्लियर है? ये अगर आपको समझ में आ गया तो एनसीईआरटी की एक और बात आपको बताना चाहूंगा। अगर मैं मेल की बात करूं, ठीक है, मर्दों की बात करूं, तो यहां पे भाई साहब उनका जो वोकल कॉर्ड होता है ना, ये वाला, ठीक है, वो होता है 20 का। कितना होता है? 20 का। वही फीमेल की बात करूं, माने कि स्त्रियों की बात करूं, तो ये 5 कम, माने कि 15 का होता है। ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डाटा है, जो सीधा सीधा मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी से निकाल के आपको बता दिया है। मेल में होता है 20 का, फीमेल में होता है 15 का। और इसीलिए इसीलिए जो फीमेल होता है, फीमेल होती है, उनका जो आवाज होता है भाई साहब, आवाज होता है, उनका पिच ज्यादा होता है, पिच ज्यादा होता है, तीक्ष्णता ज्यादा होती है। वही मर्दों की बात करूं तो इनमें लाउडनेस ज्यादा होती है, माने कि जिसे बोलते हैं हम प्रबलता। क्या बोलते हैं? प्रबलता। और प्रबलता डिपेंड करते हैं भाई साहब आपकी एम्पलीट्यूड, माने कि आयाम के ऊपर, है ना। और उसी तरह से ये तीक्ष्णता डिपेंड करती है आपकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, माने कि जिसे बोलते हैं हम आवृत्ति बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं और हमने इसे रिवाइज भी किया है। बराबर है? बराबर है कि बराबर है? बराबर है ना? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बताइए, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ साउंड? इंटेंसिटी ऑफ साउंड। देखते हैं इसका आंसर कौन करता है। चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या रहेगी? सभी को ये तो पता है कि भाई साहब डेसिबल होता है ना। क्या होता है? डेसिबल होता है, ये सभी को पता है। तो मैंने पूछ लिया कि डेसिबल माने कि एसआई यूनिट में उसे क्या लिखा जाता है। देखिए, साउंड की इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, ध्वनि की तीक्ष्णता मतलब क्या होता है। ध्वनि की तीक्ष्णता या तीव्रता जिसे बोलेंगे, वो होती है आपकी ऊर्जा प्रवाहित कर रही है पर यूनिट टाइम, समय और एरिया वाइज। मानिए जिसे बोलेंगे हम, इसका यूनिट अगर मैं निकालूंगा, द एनर्जी ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एनर्जी ट्रेवल पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसे बोलेंगे हम इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। अगर मैं इसे निकालू भाई साहब, तो ऊर्जा आ जाएगा आपका जूल में, समय आ जाएगा आपका सेकंड में, और एरिया आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर में। और जूल पर सेकंड माने क्या होता है जी? ये होता है आपका पावर। ये क्या होता है आपका? पावर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। और पावर होता है आपका वैट। क्या होता है? वैट डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। तो ये रहेगा आपका यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ साउंड। एसआई यूनिट ऑफ साउंड क्या रहेगा जी? बताइए। वैट पर मीटर स्क्वायर। यहां पे क्या दिख रहा है? देखो, वैट पर मीटर स्क्वायर।
ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था लास्ट टाइम कि जो भी क्वेश्चन लेके आऊंगा हर क्वेश्चन नया रहेगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन तो हमने याद कर लिए लगभग। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए नए लेके आया हूं एनसीईआरटी से निकाल कर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया यहां पे, बहुत बढ़िया। ये सभी लोग लिखेंगे डेसिबल मतलब क्या होता है, वो होता है वैट पर मीटर स्क्वायर होता है, वैट पर मीटर स्क्वायर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं जी। देखिए यहां पे यही लिखा गया है वैट पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। चलिए प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के बाद भाई साहब क्या मिलता है, प्रोटीन को जब डाइजेस्ट हो जाएगा, पूरा प्रोटीन को तोड़ देंगे ना ऐसे, ठीक है, प्रोटीन को जब ऐसे तोड़ देंगे, सभी को पता है डाइजेशन मतलब क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसे तोड़कर सिंपल में कन्वर्ट करना। और कॉम्प्लेक्स फूड कौन सा होता है, वो होता है प्रोटीन, वो होता है आपका फैट, और होता है कार्बोहाइड्रेट। उसको तोड़कर सिंपल में कन्वर्ट करना मतलब होता है डाइजेशन। सभी लोग मुझे बताएंगे अभी ये प्रोटीन का कन्वर्शन किस में किया जाता है जी, ये किस में किया जाता है, ये किया जाता है आपके अमीनो एसिड्स में, अमीनो एसिड्स में। चलिए बताइए सभी लोग यहां पे कौन से एंजाइम काम करते हैं, यहां पे कौन से एंजाइम्स काम करते हैं, चलिए सभी लोग बताएंगे यहां पे कौन से एंजाइम्स काम करते हैं, फास्ट, कौन से एंजाइम्स काम करते हैं फास्ट। दो एंजाइम के नाम तो हमेशा आपको याद रखना चाहिए, एक होता है आपका पेप्सिन और एक होता है आपका ट्रिप्सिन। ये दोनों एंजाइम आपको हमेशा ध्यान में रखना है। पेप्सिन की बात करूं तो ये भाई साहब आपके पेट में बनता है, मान के आपके स्टमक में रिलीज होता है। और ट्रिप्सिन की बात करूं तो ये भाई साहब आपके अग्नाशय में बनता है। कहां पे बनता है, अग्नाशय, माने कि पैंक्रियाज में बनता है। ये आपको याद रखना है, क्लियर हो गया है जी, बहुत बढ़िया। पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन क्लियर है जी। और देखिए प्रोटीन का हो गया, फैट का डाइजेशन अगर करोगे तो भाई साहब वो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद फ्रुक्टोज तो आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करोगे आप, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करोगे तो ये भाई साहब आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी ग्लूकोज से भाई साहब फ्रुक्टोज बनता है। और फ्रुक्टोज की स्पेशलिटी हमने पढ़ा था कि फ्रुक्टोज जो है ये सबसे सबसे मीठी शक्कर है, ये भी आपको याद रखना है। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए, डायरेक्टली पूछे गए। क्लियर है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन के बारे में, हमारे बॉडी में लगभग 21 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें कि लगभग 20 टाइप के अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। सभी को यह भी ध्यान में रखना है कि प्रोटीन में कौन से तत्व पाए जाते हैं। यहां पे पाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये होते हैं तत्व किसमें, प्रोटीन में। ये भी सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे कि प्रोटीन जो है वो कौन से तत्वों से बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। क्लियर है। प्रोटीन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन से मिलते हैं लगभग 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, इतनी ऊर्जा मिलती है। 4 किलो कैलोरी पर ग्राम इतनी ऊर्जा मिलती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये हो गया, ये सभी नहीं पता है। और राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन बनाने का काम करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रोटीन बनाने वाला सेल का ऑर्गेनल कौन सा है, हमारे कोशिका में कौन सा सेल ऑर्गेनल पाया जाता है जो प्रोटीन बनाता है, वो है आपका राइबोसोम, ये भी आपको याद ही है। क्लियर है, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को, चलिए वही क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन करता है, और कोई भी गलत नहीं करेगा। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। राइबोसोम, राइबोसोम किसका केंद्र है, किसका सेंटर है, आपका एग्जामिनेशन सेंटर तो नहीं है पर किसका तो भी सेंटर है। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। एकदम फास्ट आंसर करेंगे सभी लोग, इसका आंसर क्या रहेगा, बहुत बढ़िया, प्रोटीन बनाने का काम करता है प्रोटीन। सभी लोग एक और आंसर कर देंगे, देखिए प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स, इनमें जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो कौन से नंबर के होते हैं। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, जो राइबोसोम पाए जाते हैं उनके नंबर बताएंगे सभी लोग।
प्रोकैरियोटिक्स में कौन से नंबर का होता है और यूकैरियोटिक्स में कौन से नंबर का होता है। चलिए ये भी हम रिवाइज कर लेंगे जल्दी से। इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या रहेगा? प्रोकैरियोटिक्स में कौन आते हैं आपके? मोनेरा ग्रुप आता है, माने कि कौन आता है जी? बैक्टीरिया आता है, जीवाणु आते हैं। और जीवाणु में जो राइबोसोम पाया जाता है वो भाई साहब 70S नंबर का होता है। कौन सा? 70S नंबर का होता है। ये एस है, ठीक है, ऐसे 5 नहीं है। और उसी तरह से जो आपका यूकैरियोटिक्स होता है इनमें 80S 80S नाम का होता है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? क्लियर है? और फोटोसिंथेसिस में जो आपका क्लोरोफिल होता है या क्लोरोप्लास्ट जिसे बोलते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा सेल ऑर्गन है जिसमें खुद का भाई साहब डीएनए और आरएनए होता है, याद रखना है। उसी तरह से जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें भी खुद का डीएनए और आरएनए होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों में भी डीएनए और आरएनए पाया जाता है। साथ ही साथ एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि जो आपकी आरबीसी होती है, आरबीसी होती है ना, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, ये भाई साहब इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है इनमें, ना ही भाई साहब आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? इसीलिए बोला जाता है आरबीसीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड, मान की जिनमें केंद्रक नहीं है। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करके बताएंगे जल्दी से। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे, सभी लोग इसका आंसर करेंगे जी। इसका आंसर क्या रहेगा? 12 वोल्ट बैटरी है जो कि 3 ओम के एक प्रतिरोध से जोड़ी गई है, तो उसमें कितना करंट बहेगा, कितने विद्युत धारा बहेगी, ऐसा पूछा गया। एकदम इजी सा क्वेश्चन है ये भाई साहब। 12 वोल्ट की बैटरी यहां पे लगा गई है, यह आपकी बैटरी हो गई, और यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस लगा गया है। तो पूछा गया कि यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या रहेगी। ये 12 वोल्ट की बैटरी और रेजिस्टेंस है आपका 3 ओम का। चलिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। V इज इक्वल टू आई इंटू आर कर देंगे तो I इज इक्वल टू आ जाएगा भाई साहब V डिवाइड बाई आर। V दिया है आपको कितना? 12 वोल्ट, और R दिया है आपको 3 ओम, माने कि आ जाएगा 4 एम्पियर। क्या कितना आंसर आ जाएगा? 4 एम्पियर। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ गया है, सभी का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और साथ ही साथ, ठीक है, इस टॉपिक को मैं कल एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, पर ये एक क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं यहाँ पे होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं। ये बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैं कल वैसे भी डिस्कस करके आपको बताने वाला हूं, पर इस क्वेश्चन के बारे में आप थोड़ा सा सोचेंगे कि इसका आंसर जो है क्या रहने वाला है। ठीक है, तो इसी एनर्जी के साथ कल मिलेंगे फिर ठीक शाम 7 बजे। कहां पे? शाम को 7 बजे, जहां पर बहुत बड़ी हमारी सेशन होने वाली है और लंबी चलेंगी भाई साहब, जब तक पूरी की पूरी साइंस की क्वेश्चन ना हो जाए। ठीक है, तो सभी लोग एक बार साथ में बोल देंगे कि सर हम आएंगे और हर क्वेश्चन को तोड़ के जाएंगे। क्लियर है जी? और सभी लोग तैयार रखे बैठेंगे भाई साहब, खाना वाना खाकर अपने पूरे काम कर कर बैठेंगे। ठीक है, वहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के वहां पे क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, और सभी लोग जो है ठीक सेशन के बाद और एक और संदेशा आया है कि अगर आपको और विज्ञान की जो प्रैक्टिस है वो करनी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो साइंस टीपी के नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी हमने बनाया है। फिर से बता रहा हूं, टेलीग्राम चैनल साइंस टीपी के नाम से हमने बनाया है, जो कि आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे मिल जाएंगी। और जिन जिन को लगता है कि साइंस की तैयारी आपको और अच्छे से करना है, तो वहां पे आप पर्सनल मैसेज कर कर मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर आपको देने की पूरी तैयारी से वहां पे बैठा रहूंगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक में आपका हाथ कमजोर है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो आप जरूर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, उसके लिंक आपको मिल जाएंगी। और साथ में जैसा ही अभी ये हमारा सेशन हो गया है, उसके तुरंत बाद वहां पे आपके कमेंट बॉक्स में आपको टेस्ट की लिंक मिल जाएगी। तो जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे पढ़ाया है, आपको पढ़ाया है, उसके व्यतिरिक्त
उसके अतिरिक्त कुछ नए क्वेश्चन वहां पे आपको मिलेंगे टेस्ट में, तो सभी लोग उस टेस्ट को आधे घंटे में सॉल्व करेंगे और बाद में सभी के सभी क्वेश्चन जो है, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर मिलेंगे उसके बाद अपने काम करते बैठो। क्लियर है? क्योंकि पढ़ाई के बाद हर क्वेश्चन को सॉल्व कर कर उसे चेक करना कि हमें आता है या नहीं आता है, यही पढ़ाई होती है। क्लियर है सभी को? तो लिंक जल्दी से अभी आ जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आपको मिल जाएगी। वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है, और साथ में जो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी किसकी, टेस्ट की, उसके ऊपर जाकर आपको टेस्ट भी दे देना है। क्लियर है? क्लियर है? लिंक डाल दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, बिल्कुल ओके। हाँ देखिए, लाइव चैट में भी डाल दी गई है, तो तुरंत उसे ज्वाइन कर लीजिए, और कोई भी पर्सनल क्वेश्चन आप टेलीग्राम के ऊपर डालकर मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। तो कल फिर से मिलेंगे हम, ठीक शाम 7 बजे मैराथन के लिए, सभी लोग तैयार बैठेंगे। तो इसी के साथ ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए। बाय बाय।